हेलो क्लास 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में अब कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ रिएक्शन से लेकर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ, आर्हेनियस इक्वेशन, जो भी टॉपिक आपको परेशान करता है उसको मैं परेशान कर दूंगा। तो आइए एक एक चीज डिटेल में समझते हैं, और ये पूरे चैप्टर को अगर समझना है तो इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आपके बोर्ड में 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो 7 नंबर अगर बोर्ड में पक्का करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम केवल और केवल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड काइनेटिक्स। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करें और मैकेनिज्म के साथ स्पीड को डिफाइन करें, ऐसे टर्म्स को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या है? Thermodynamics tells only about the feasibility of reaction, whereas chemical kinetics tells about the rate of reaction. Thermodynamics ये बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन होगा तो कितनी उसकी स्पीड होगी, वो फास्ट होगा या स्लो होगा। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम रिएक्शन को हटाते जनरल टर्म में रेट की बात करें, रेट मींस क्या होता है? चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रिएक्शन के लिए बात करें तो रिएक्शन के लिए रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले रेट को अगर डिफाइन करें तो रेट हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा, ये होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, टी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मीन्स डेल सी अपॉन डेल टी। ये हमारा हो जाएगा रेट। इस रेट को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो है एवरेज रेट का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसा कुछ। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? आर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम पे बहुत कम डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ और 5th सेकंड पे क्या रेट हो, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल सी अपॉन डेल टी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? आर इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है तो इसी को हम लिख सकते हैं टी सी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं? टी अपॉन डी टी। और ये हो गया प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। अब प्यारे बच्चों एक और चीज समझना यहाँ से। क्या समझना है कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव होता है, और रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है, पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नेगेटिव इज नेगेटिव। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव होगा। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्यारे बच्चों ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट क्या होता है? पॉजिटिव। एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव। अब कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो, आप इसको नोट करो, फिर इससे आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर एक रिएक्शन ए है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, और मान लो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और जीरो है, ये टाइम जीरो की कहानी है। टाइम टी पे यहाँ से मान लो एक्स डिसोसिएट हुआ और इधर एक्स बना। अगर रिएक्टेंट के टूटने का रेट लिखे आर ए रिएक्टेंट है और ए के टूटने का रेट लिखे तो क्या होगा? ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है प्यारे बच्चों? ए का देखो ए माइनस एक्स है और इनिशियल क्या है? ए है।
और फाइनल टाइम क्या है? टी है और इनिशियल टाइम क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। तो यहाँ से आर ए मतलब ए के टूटने का रेट क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया -x/t। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है प्यारे बच्चों? नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। रिएक्टेंट तो हमेशा समय के साथ 0 पे मैक्सिमम होगा। रिएक्टेंट 0 पे मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट होगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट टूटता जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव आएगा और नेगेटिव साइन का बहुत ज्यादा यहाँ कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन शोज डिसअपियरेंस। ये बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो समय के साथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? कम हो रहा है। तो ये डिसअपियरेंस को बता रहा है। अब प्यारे बच्चों बात करें कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम समझे रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अगर हम रेट लिखे प्यारे बच्चों, रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा? आर पी इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही तो होगा। अब देखो प्रोडक्ट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन x है और रिएक्टेंट का क्या है? 0 और t माइनस 0। तो ये x अपॉन टी ये पॉजिटिव आ रहा है। अब ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? रिएक्शन जब शुरू होगा तो प्रोडक्ट तो 0 होगा, तो फाइनल तो हमेशा ही ज्यादा होगा। और यहाँ पॉजिटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि ये अपीयर हो रहा है, समय के साथ बन रहा है। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या बताता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव साइन शोज अपीयरेंस। ये अपीयरेंस को बताता है, ये अपीयरेंस को बताता है। तो ये रेट की बात हो गई कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको नोट करिए। तो जनरल रेट की अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी और डी डी। जो स्मॉल ए बी सी डी है ये कोफिशिएंट है जो बैलेंसिंग में नंबर आता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये हमारा है रिएक्टेंट। क्या है प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट। कैपिटल सी और कैपिटल डी ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। और स्मॉल ए स्मॉल बी है कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। कोफिशिएंट क्या होता है प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट होता है वो नंबर जो बैलेंसिंग में आता है। सी और डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये वो नंबर है जो प्रोडक्ट में बैलेंसिंग के लिए लगेगा। तो स्मॉल ए बी सी डी क्या है? कोफिशिएंट है और कैपिटल ए बी सी डी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको समझे तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए लिखे, ध्यान से सुनना, ए के टूटने का रेट अगर हम लिखे तो ये क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? ये क्या आएगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए क्या आएगा? देखो ए जो है रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा और इसको हम लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी। ये ए के टूटने का रेट है। अब समझना प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी अगर हम लिखे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, बी के टूटने का रेट अगर हम लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? हम लिख सकते हैं आर बी इक्वल टू माइनस डी बी बाई टी। आर बी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। और प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अगर हम लिखे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के बनने का रेट अगर हम लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं? आर सी इक्वल टू डी सी बाई डी टी। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिखे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, क्योंकि प्रोडक्ट है तो बन रहा है, तो डी के बनने का रेट आर डी क्या लिखेंगे? ये भी प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा। ये हो गया इंडिविजुअल रेट। ए के टूटने का रेट, बी के टूटने का रेट, सी के बनने का रेट और डी के बनने का रेट। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आप इसको नोट करो और फिर हम आपको बता रहे हैं कि रेसिप्रोकल लॉ हमें क्या कहता है प्यारे।
यहाँ पे समझते हैं रेसिप्रोकल लॉ को प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल लॉ हमें क्या कहता है, क्या समझाता है? तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लॉ का स्टेटमेंट समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल लॉ हमें क्या कहता है? रेसिप्रोकल लॉ कहता है प्यारे बच्चों कि when individual rates when individual rates are multiplied with when individual rates are multiplied with reciprocal of coefficient focal of coefficient, then they become equal to each other. When they become equal to each other, as well as equal to rate of reaction, as well as equal to rate of reaction. का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। देखो ये क्या बोला गया है प्यारे बच्चों कि जो इंडिविजुअल रेट है, मतलब ए के टूटने का रेट, बी के टूटने का रेट, सी के बनने का रेट, डी के बनने का रेट, इन सब में इनके कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो। अब प्यारे बच्चों ए के टूटने का रेट क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। ये है ए के टूटने का रेट। ए का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए। तो इसके कोफिशिएंट से इसमें के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल हो जाएगा ये समझते हैं। देखो डी के टूटने का रेट क्या है? माइनस डी बी बाई टी। और बी का कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी। तो स्मॉल बी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगा? सी के बनने का रेट। ये इक्वल होगा डी सी बाई डी टी। किसके प्यारे बच्चों? डी सी बाई डी टी। और फिर इसके कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से इसमें मल्टीप्लाई होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डी डी बाई डी टी। और फिर जो डी का कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से इसमें मल्टीप्लाई कर, और साथ ही साथ ये सभी बराबर होंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। ये है आपका लॉ। रेसिप्रोकल लॉ क्या कहता है कि इंडिविजुअल रेट्स को अगर उसके कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो वो सब आपस में इक्वल हो जाते हैं, साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन के भी बराबर होते हैं। जो इसके एग्जांपल से अगर हम समझे तो एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन ले लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब प्यारे बच्चों इस रिएक्शन के लिए हमें लिखना है रेसिप्रोकल लॉ। हम क्या लिखेंगे? माइनस डी एन टू बाई डी टी, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। माइनस डी एच टू बाई डी टी, माइनस डी एच टू बाई डी टी इंटू 1/3, इंटू 1/3, क्योंकि 3 इसका कोफिशिएंट है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2 NH3/dt के। तो ये आपका है रेसिप्रोकल लॉ। और ये सब आपस में किसके इक्वल होंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के। ये है प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल लॉ का एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल लॉ के बाद अब बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है a प्लस बी और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रेजेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ rate of reaction on
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें ये बताता है प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी रिएक्शन की रेट किस तरीके से डिपेंड करती है, और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम बात करें तो अगर अगर आर जो है, इफ आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, देन आर क्या होगा प्यारे बच्चों, आर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब आप कहोगे सर ये ए की तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स और वाई क्या है? तो इसको हम समझाते हैं प्यारे बच्चों आपको। आप समझो ध्यान से, देखो आप ये तो जान रहे हो कि ए और बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो एक्स और वाई क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्स और वाई क्या है, तो आप लिखेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये एक्सपेरिमेंट से निकलने वाली क्वांटिटी है। लेकिन अगर इक्वेशन में समझना, केमिकल इक्वेशन जो होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेप और एक होता है मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप जो एक स्टेप में हो जाए, और मल्टी स्टेप वो रिएक्शन होता है जो कई स्टेप में हो। तो दोनों के लिए एक्स और वाई का मतलब आप अलग समझ सकते हो। अगर अगर लिखने को आए तो सिर्फ लिखना ये है कि एक्सपेरिमेंट से निकलता है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर समझना हो तो सिंगल स्टेप में क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो उसमें जो एक्स और वाई है वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट हो जाए। लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ध्यान देना, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, उस केस में प्यारे बच्चों क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो एक्स और वाई है ये कोफिशिएंट तो होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसका कोफिशिएंट होगा। तो न्यूमेरिकल में एक्स और वाई को आप ऐसे समझेंगे कि अगर सिंगल स्टेप है तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, और अगर मल्टी स्टेप है तो रिएक्टेंट में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका कोफिशिएंट। तो ये अगर लिखने के लिए आए तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, और न्यूमेरिकल में कैसे समझना है तो इस तरीके से समझना है। मान लो प्यारे बच्चों की ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। यहां से प्रपोस्टी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है ये क्या है, रेट कांस्टेंट, और इसी को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। देख, अगर हम इसको और डिटेल में थोड़ा समझे, थोड़ा गहराई में समझे, तो आर जो है वो है के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अगर ऐसा हो जाए प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि ए की वैल्यू क्या हो जाए 1 और बी की वैल्यू भी क्या हो जाए 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए जो के है उसको हम स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। और अगर हम के को डिफाइन करें प्यारे बच्चों तो डेफिनेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। Rate constant is the rate of reaction. Rate constant is the rate of reaction when concentration of reactant becomes unity.
व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब यू 1 हो जाए, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, तो उस समय पे जो रेट होती है उसी को रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो ध्यान से। कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो ए प्लस बी, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। पूरे चैप्टर में रिएक्टेंट ही फोकस में होगा, प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों समझना, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। अब अगर हम प्रपोर्शनिटी का साइन हटा दे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, और के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब प्यारे बच्चों है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम समझे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे पावर है प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे जो पावर है का सम ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से लिखते हैं प्यारे बच्चों, एन से। अब मान लो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है आर इक्वल टू के और ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। क्या है प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या होगा, x प्लस वाई। क्या होगा प्यारे बच्चों, x प्लस वाई। ये पावर का जो सम है यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर 1 2 3 हो सकता है, ऑर्डर 4 जो है रेयरली होता है। क्यों रेयरली होता है, इस पे भी बोर्ड में कई बार सवाल पूछे गए हैं। इसका आंसर है कि 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसलिए ऑर्डर 4 नहीं होता है। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, ऑर्डर ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है और ना ही इमेजिनरी नंबर हो सकता। ऑर्डर इमेजिनरी भी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, तो ऑर्डर इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। ऑर्डर के बाद बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें प्यारे बच्चों तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, समझना। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है इसको समझते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब मान लो प्यारे बच्चों की टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए है और ये इधर 0 है, क्योंकि रिएक्टेंट अभी है, रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, तो केवल रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो होगा नहीं। अब किसी टी टाइम पे मान लो यहाँ से एक्स डिसोसिएट हो गया तो इधर एक्स बनेगा, बोलो। यहाँ से एक्स टूटा तो इधर एक्स बना। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना और समझना। देखो, अगर हम रेट लिखे तो रेट क्या होगा प्यारे बच्चों, रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए माइनस एक्स पावर एन। एन क्यों लिख दिया, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, जो पावर होगा वही ऑर्डर होगा। दो होता तो दोनों का सम। अच्छा, ये एक वाला जो एक रिएक्टेंट वाला डेरिवेशन कर रहा है, ये 2 या 3 या 4 सभी रिएक्टेंट के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे जो पावर है यही ऑर्डर है। अब प्यारे बच्चों आर क्या हो गया, के ए माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि जो पावर है उसका सम ऑर्डर होता है तो एक ही है, तब निकालने की जरूरत नहीं है। आर क्या है, के ए माइनस एक्स की पावर एन। अब आर होता है प्यारे बच्चों चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम।
आर क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे है के और ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए। जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की भी यूनिट होगी, और जो टाइम की यूनिट है वही चेंज इन टाइम की भी यूनिट होगी। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? मोल अपॉन लीटर। और टाइम क्या है? सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे के और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोल अपॉन लीटर की पावर एन। यूनिट ऑफ के की बात करें, यूनिट ऑफ के की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकेंड इंटू मोल अपॉन लीटर की पावर एन। अब इसमें यूनिट ऑफ के की बात करें तो यूनिट ऑफ के को हम क्या लिख सकते हैं? मोल अपॉन लीटर की पावर वन। इसको ऊपर ले जाओ तो मोल अपॉन लीटर की पावर माइनस है, और सेकेंड इनवर्स को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करके क्या आएगा ध्यान से देखना। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? मोल अपॉन लीटर की पावर वन माइनस है, और सेकेंड इनवर्स। तो और हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं मोल की पावर वन माइनस है लीटर की, और लीटर की पावर n माइनस वन इनवर्स। ये तुम्हारा हो गया यूनिट ऑफ के। क्या हो गया? यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के की बात करें तो क्या हो गया? मोल की पावर वन माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है प्यारे बच्चों? n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है। रेट कांस्टेंट की यूनिट पे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो भी फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो एन की वैल्यू वन रख दो, सेकंड ऑर्डर दिया है तो एन की वैल्यू टू रख दो, जीरो ऑर्डर दिया है तो एन की वैल्यू जीरो रख दो, आपको के की यूनिट मिल जाएगी। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, तो समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। तो एक साइड लिखते हैं ऑर्डर और एक साइड लिखते हैं मॉलिक्युलरिटी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। तो इसमें 3 से 4 पॉइंट बहुत ज्यादा है, आप चाहे तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 पॉइंट आप लिख दें तो ज्यादा सही है। ऑर्डर में पहला आपको लिखना है, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट सम ऑफ पावर रेज्ड, पावर रेज्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेस। पहला पॉइंट है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, मॉलिक्युलरिटी में जो पहला पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules participating in individual step। किसी भी इंडिविजुअल स्टेप में एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो डांस फ्लोर पे आए 10 आदमी, तो 10 आदमी में सब बराबर डांस नहीं करेगा, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, लेकिन जज ने सबका बराबर बना के इक्वल करके रिजल्ट दिया, वो है ऑर्डर। 10 में डांस करने तो आए, लेकिन कुल मिला के 2 ही लोग नाच रहे थे, तो ऑर्डर 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 10 के बराबर होगा। जितने लोग आएंगे सब मतलब जितना रिएक्टेंट है सब मॉलिक्युलरिटी में काउंट होगा, लेकिन ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकलता है कि इफेक्टिवली कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा डिफरेंस ये है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। और इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर, ऑर्डर जो है जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है।
लेकिन मॉलिक्युलरिटी 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये 1 2 3 4 ऐसा होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। प्यारे बच्चों, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में 3 डिफरेंस सफिशिएंट है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि ऑर्डर जो है वो पूरे रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी रिप्रेजेंट इंडिविजुअल स्टेप्स। मॉलिक्युलरिटी एक-एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्डर पूरे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में बेसिक डिफरेंस है। आओ अब समझते हैं मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Method to determine order of reaction. Method to determine order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के कितने मेथड है प्यारे बच्चों? तो 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए जो मेथड है वो सबसे पहला मेथड कौन सा है प्यारे बच्चों? सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ दिया है और हमें ऑर्डर निकालना है। ग्राफिकल मेथड, इसमें ग्राफ दिया होगा और आपको ऑर्डर पूछेगा। दूसरा है प्यारे बच्चों इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। और तीसरा है इंटीग्रेशन मेथड। थर्ड है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, दूसरा है इनिशियल रेट मेथड और तीसरा है इंटीग्रेशन मेथड। ये ही 3 मेथड बोर्ड के कोर्स में है डिटरमाइन करने के लिए। तो आओ एक एक करके समझते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों की एक ग्राफ गिवन होता है। आप ग्राफिकल मेथड में ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ किसके किसके बीच में गिवन होगा प्यारे बच्चों? ग्राफ गिवन होगा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले समझ लो कि अगर ए कोई रिएक्टेंट है और इसमें प्रोडक्ट इससे बन रहा है प्यारे बच्चों, तो आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर एन। यही तो होता है, बोलो। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू के और यहाँ पे जो भी ए का कॉन्सेंट्रेशन है और उसका पावर एन। अब प्यारे बच्चों अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पे रेट दिया है और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता, ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, अगर इसका ग्राफ ऐसा है तो आप कहोगे कि सर ये ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन। तो जरा कंपेयर करो कि y एक्सिस पे रेट है, ये तुम्हारा m हो गया और ये तुम्हारा x है और ये पावर n है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स कब बनेगा? जब पावर क्या हो? 1 हो। तो अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ ऐसा दिया है तो समझ जाना कि उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी? 1 होगी। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे पहचानना है हमने बता दिया। मान लो आपको ग्राफ दिया है यहाँ पे, अगर आपको ग्राफ दिया है कि y एक्सिस पे रेट है, इधर रेट इंक्रीज हो रहा है और इधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा दिया है और इससे ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम मैथमेटिक्स में देखें कि ये y एक्सिस है और x एक्सिस और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा? तो ये इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करो, y की जगह तुमने r लिखा है और यहाँ पे m के जगह हमारा k है और कॉन्सेंट्रेशन की पावर है n। अब कंपेयर करोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो अगर ऐसा ग्राफ किया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और एक और ग्राफ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ऐसा ग्राफ आपसे पूछ सकता है, क्या बताओ कि ऑर्डर क्या होगा? तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट नहीं बदल रहा, रेट हमेशा फिक्स है। आर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। आप कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा तभी होगा जब पावर जीरो हो। आप पावर जीरो अंदर कुछ भी वैल्यू रखोगे उसकी पावर जीरो 1 आ जाएगी, वो हमेशा के बराबर ही होगा। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर तुम्हें समझने में कोई डिफिकल्टी है तो बस ये 3 ग्राफ याद रखना है। ऐसा ग्राफ देखो, अगर इस तरीके का ग्राफ दिया है रेट और मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तो इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों
अगर मान लो तुमको ग्राफ याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ दिया है तो ऑर्डर 1, अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ दिया है तो ऑर्डर 2, और अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ दिया है तो ऑर्डर, बस ये आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। आइए प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो ग्राफिकल मेथड के बाद है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों? इनिशियल रेट मेथड में थ्योरी नहीं है, बस आपको इसमें क्वेश्चन समझना है। इनिशियल रेट मेथड में आपको एक इस तरीके का इक्वेशन दे रखा होता है, इसको समझते हैं। आपको इक्वेशन दे रखा होगा जैसे a प्लस बी, और इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और इसके लिए कुछ डेटा दिया होगा, जैसे इस तरीके का डेटा कि एक्सपेरिमेंट दिया है 1, 2 और 3, और ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा और रेट दिया होगा। अगर हम ए के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो दिया है 0.5, 0.5, और कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा दिया होगा 0.511। रेट मान लो दिया है 1.6 इंटू टेन की पावर -4, 1.6 इंटू टेन की पावर -4 और 6.4 इंटू टेन की पावर -4। कुछ इस तरीके का डेटा आपको गिवन हो। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे तो हम लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, यही तो लिख सकते हैं। अब हमें दो केस कंसीडर करने होंगे। केस 1 मान लेते हैं। केस 1, इफ वी कंसीडर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, वी कंसीडर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंसीडर करें प्यारे बच्चों, देखो ए कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में ए कांस्टेंट है, मींस रेट ए पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं बी की पावर वाई। प्रोपोस्टिंग का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा आर ए बी की पावर वाई। लेकिन ये रिलेशन केवल एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के लिए सही है। अब प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के लिए वैल्यू रखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में आर की वैल्यू है 1.6 इंटू टेन की पावर -4 और के, और बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 0.5। यहाँ पे रख दिया 0.5 की पावर वाई और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 1 और 2, एक्सपेरिमेंट में 1 तो हो गया, 2 में रेट क्या दिया है? 1.6 इंटू टेन की पावर -4, इसमें भी है, और के और बी का कॉन्सेंट्रेशन देखो एक्सपेरिमेंट 2 में 1 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 1.6 इंटू टेन की पावर -4, तब एलएचएस वाले को एलएचएस वाले से डिवाइड करेंगे और आरएचएस वाले को आरएचएस वाले। 1.6 इंटू टेन की पावर -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये राइट हैंड साइड में के 1 की पावर वाई अपॉन के 0.5 की पावर वाई। अब यहाँ पे समझना, अगर हम कैंसिल करें प्यारे बच्चों तो ये जो है 1 कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल होगा। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू हो गया 1 की पावर वाई और ये 0.5 की पावर वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2 की पावर वाई अपॉन 0.5 की पावर वाई। अब प्यारे बच्चों इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 इक्वल टू ये आ रहा है 0.5 इंटू 2 की पावर वाई अपॉन ये आ रहा है 0.5 की पावर वाई। अगर हम इसको ये लिख दें कि 1 इक्वल टू 0.5 की पावर, हमारे पास क्या है? 0.5 की पावर वाई, इसको अलग कर देते हैं 2 की पावर वाई और 0.5 की पावर वाई।
अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 1 हो जाएगा 2 की पावर y। 1 को हम 2 की पावर में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालना है हमें प्यारे बच्चों, तो वापिस आते हैं। वापिस समझते हैं, अब हमें क्या करना है देखिए। यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को कंसीडर करें, अगर 2 और 3 को कंसीडर करें तो इसमें क्या कांस्टेंट है? बी कांस्टेंट है। देखो, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम ये लिखेंगे केस 2। क्या लिखेंगे? केस 2। और केस 2 में क्या लिखेंगे? वी कंसीडर एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। वी कंसीडर एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को अगर हम कंसीडर करें तो हमारा बी कांस्टेंट है, और जब बी कांस्टेंट होगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स। क्यों? क्योंकि बी कांस्टेंट हो गया, रेट बी पे डिपेंड करेगा नहीं। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू के और ए की पावर। अब प्यारे बच्चों ये जो रिलेशन है ये 2 एक्सपेरिमेंट 2 और 3 के लिए, तो 2 और 3 में जो रेट है उसको लिखना है और कॉन्सेंट्रेशन को लिख देना है। अगर 2 और 3 में हम रेट को देखें प्यारे बच्चों, तो 2 और 3 में जो 2 है हमारा, उसमें रेट कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 में? देखो, एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए का? 0.5। यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 की पावर, तो इक्वेशन नंबर 3। और 4 में अगर देखें तो रेट है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? 6। यहाँ पे है आपका 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और कॉन्सेंट्रेशन ए की क्या है? 1 है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों कि इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं कि, और यहाँ पे जो है हमारा जो है 1 की पावर x है, ये हो गया 4। अब फिर से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा के 1 की पावर x अपॉन के 0.5 की पावर x। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 और 1.6 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा। के से के कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे LHS में 4 हो गया इक्वल टू के से के कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 1 की पावर x, ध्यान से सुनो, 1 की पावर x अपॉन 0.5 की पावर x, तो 1 अपॉन 0.5 की पावर x डायरेक्टली लिख सकते हैं। और 1 अपॉन 0.5 मतलब 1 अपॉन 1 अपॉन 2, सीधे इसको 2 लिख दें, और इक्वल टू 2 की पावर x, और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? अब ध्यान से समझना, हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था प्यारे बच्चों? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था? समझना इसको। रेट लॉ एक्सप्रेशन था हमारा r इक्वल टू के ए की पावर x e की पावर 1। अब हमसे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर जो है ए की पावर x की वैल्यू 2 आ चुकी है और b की वैल्यू 0 आ चुकी है। मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 0, आंसर हो गया 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन पे ऑर्डर क्या आ गई? 2। इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर कुछ इसी तरीके से निकलेगा और इस पे न्यूमेरिकल इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों ए की वैल्यू निकालो, तो जो 3 एक्सपेरिमेंट आपको दिए हैं, तो एक्सपेरिमेंट में किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ चुका है, r इक्वल टू के ए की पावर 2 आ चुकी है और b की पावर 0। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में r की वैल्यू और आप a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दो, k आ जाएगा। तो इस तरीके से k आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका इनिशियल रेट मेथड था। अब आते हैं इंटीग्रेशन मेथड पे और उसको समझते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड क्या है। तो इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड के बाद अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसमें 2 ऑर्डर समझना है हमें, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सबसे पहले जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0।
मान लो एक रिएक्शन दिया, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके लिए जो रेट है उसको लिखा गया माइनस डी आर बाई डी टी। आर मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और इक्वल टू के और आर रिएक्टेंट की पावर 0। अब रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू वन। ये आर की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस डी आर बाई डी टी, अगर के है तो हम इसको माइनस को उधर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। यही लिखा गया है, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों की आगे क्या लिखा है। अगर हम ध्यान से समझे तो आगे आपको जो है यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा था डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन किया गया है। क्या किया गया है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन किया गया है। क्या किया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन किया गया है। अब देखो इसका लिमिट आर नॉट टू आर लिया गया। आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर है कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, और टाइम 0 से टी है। तो टी आर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसका लिमिट है आर नॉट इनिशियल और आर एट टाइम टी इक्वल टू माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के टी। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ से आर नॉट माइनस आर किसके बराबर आ गया, के टी, माइनस को इधर ले आए। अब के क्या आ गया, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। प्यारे बच्चों ये है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पूरा डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको बस ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो होता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब यहाँ से एक ग्राफ बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, वो ग्राफ क्या है प्यारे बच्चों उसको समझते हैं। तो रिलेशन क्या है, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें कि यहाँ से जो है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जो हमारे पास दिया है आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, अगर हम के टी को इधर ले आए तो आर नॉट माइनस के टी, और आर को उधर ले जाए तो इक्वल टू आर। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से देखना है किसके बीच में, आर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ये कॉन्सेंट्रेशन है आर रिएक्टेंट का, और टी टाइम के बीच में, टाइम के बीच में, ध्यान से सुनना, टाइम टी। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ये वाई एक्सिस हो गया, ये एम एक्स हो गया, और ये सी हो गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अब प्यारे बच्चों एम स्लोप जो है नेगेटिव है, तो ये ऊपर से नीचे ग्राफ आएगा। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो नीचे से ऊपर जाएगा, नेगेटिव स्लोप है तो ऊपर से नीचे आएगा। ये वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी तुम्हारी, ये वैल्यू जो है ये है आर नॉट। और स्लोप यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप भी पूछा जाता है, स्लोप आ गया माइनस के, और ये है टाइम। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, इसमें इंटरसेप्ट है आर नॉट और स्लोप है के। एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है प्यारे बच्चों, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना होगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट आधा हो जाए, मतलब शुरू में आर नॉट था और आर नॉट से आर नॉट बाई टू गायब हो जाए, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, टी हाफ, यहाँ रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू। तो यहाँ पे 50% डिसोसिएट हो गया, तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई टू के। तो ये हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आर नॉट बाई टू के। आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के है रेट कांस्टेंट, ये है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। प्यारे बच्चों अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा? देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए है और इसमें 0। इसी टी टाइम पे यहाँ पे ए माइनस एक हुआ इधर एक। अब यहाँ पे आर क्या होता है? आर होता है प्यारे बच्चों के और टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पहले ही मान चुके हैं तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा, मतलब पावर 1 हो जाएगा। आर क्या हो गया? के ए माइनस एक्स। आर को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? आर को हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखते हैं? डी एक्स बाई डी टी। ये हो जाएगा के ए माइनस। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको समझे तो इसको हम एक्स बाई डी टी हमारा क्या है? ये है के ए माइनस एक्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा के डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसको समझते। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? ये आएगा dx मतलब 1 अपॉन ए माइनस एक्स dx इक्वल टू के डी टी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स मतलब एल एन एक्स। तो यहाँ पे एल एन ए माइनस एक्स आएगा। ये हो गया। अगर कहीं पे 1 अपॉन एक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये होता है एल एन एक्स। तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन ए माइनस एक्स। और साथ ही साथ जो ये क्योंकि सिंपल फंक्शन नहीं है तो जो x का कोफिशिएंट है से पूरे टर्म को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो x का कोफिशिएंट -1। अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ। ये सिंपल x होता तब तो यहीं पे इंटीग्रेशन ln x पे खत्म हो जाता, लेकिन a माइनस एक्स है तो जो x का कोफिशिएंट है तो पूरे रिजल्ट को डिवाइड करेंगे तब इंटीग्रेशन पूरा होगा। और ये हो जाएगा kt और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ सी, इधर की वैल्यू निकालनी है। फॉर वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों जब टाइम 0 था, एट इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब टाइम 0 था तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? 0 है। जब टाइम 0 था तो एक्स क्या है? 0 है। तो अगर हम समझे, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अगर टाइम 0 है तो एक्स क्या है? 0 है। और ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारे पास इक्वेशन 1 कौन सा है? ये है। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। अब क्या करना है? नाउ फॉर वैल्यू ऑफ सी, अगर आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए जब टाइम 0 था, एट टी इक्वल टू 0, एक्स क्या थे? 0 था। जब टाइम 0 है तो देखो टाइम 0 है तो एक्स क्या है? 0 है। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है क्या? इक्वेशन 1 है माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे आएगा माइनस एल एन और ए माइनस 0 और इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से सी क्या आ गया? माइनस एल एन ए, हमारा सी आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स था और इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वल टू के टी और सी के जगह क्या है? माइनस एल एन ए।
सी की जगह क्या है प्यारे बच्चों, माइनस एल एन ए। अब अगर हम के टी को लिखें तो के टी क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हम ये लिखे कि यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया के टी इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्स। अगर यार बच्चों यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आया प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आया एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले आए और ये हो गया एल एन ए माइनस के टी, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसको हम ऐसे कि लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास आ रहा है इक्वेशन एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू एल एन ए माइनस के, ये इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू एल एन ए माइनस के। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। जो हमारा ए प्रोडक्ट बन रहा था, हमने जो स्टार्टिंग में बताया था, जब टाइम जीरो है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, ये जीरो है, किसी टी टाइम पे ये ए माइनस एक्स हो जा रहा है और ये एक्स हो जा रहा है। तो ए है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल टाइम पे। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कब है, जब टी इक्वल टू जीरो है। क्या इसको हम ए नॉट मान ले, बिल्कुल मान सकते हैं। और ए माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे है, एट टाइम इक्वल टू टी, तो हम ए टी मान ले रहे हैं। और अब जो हमारा इक्वेशन था एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू एल एन ए माइनस के टी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट प्लस के टी। तो यहाँ पे अगर हम समझे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे y एक्सिस पे ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब अगर हम ग्राफ बनाए किसके बीच में प्यारे बच्चों, एल एन ए या ए टी वर्सेस टी, अगर हम ये ग्राफ बनाए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इधर क्या है, y एक्सिस पे एल एन ए है और x एक्सिस पे टाइम है। ध्यान से सुनना, ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा c है और ये m एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन होगा तो क्योंकि नेगेटिव है, स्लोप क्या है प्यारे बच्चों, स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। और इंटरसेप्ट कितना होगा, देखो इंटरसेप्ट है तुम्हारा एल एन ए नॉट, ये जो वैल्यू है ये है एल एन ए नॉट। तो स्लोप होगा यहाँ पे, स्लोप क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस के, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के। देखो स्लोप क्या है, माइनस के, एम के जगह क्या है, माइनस के। तो ये ग्राफ है एल एन ए वर्सेस टी का, और इसमें स्लोप क्या है, माइनस के, और इसका इंटरसेप्ट है एल एन ए नॉट। अब अगर इसी को हम प्यारे बच्चों ऐसे लिख दे, ध्यान से सुनना, इसी को हम ऐसे लिख दे कि एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, तो हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, देखो अगर कहीं पे एल एन एक्स लिखा है, एल एन एक्स मतलब लॉग बेस ई, और सिंपल लॉग मतलब लॉग बेस 10, तो एल एन को अगर लॉग में बदलना है, क्योंकि हमें वैल्यू लॉग में ही पता होती है, हम इसको 2.303 लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आना, इसको अगर हमें लॉग में बदलना है तो क्या हम 2.303 लॉग 80 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग ए नॉट और माइनस के टी। अब अगर हम 2.303 इधर रहने दें ऐसे ही, और यहाँ से 2.303 अगर हम कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303, यही तो होगा प्यारे बच्चों। अब ये 2.303 से ये कैंसिल हो गया, तो लॉग 80 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस 80 अपॉन 2.303। अब ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, अब ग्राफ प्लॉट करना है लॉग
टी वर्सेस टी। तो अब अगर ये y है, ये c है और ये m और x क्या है, t है प्यारे बच्चों, क्या है, t। ध्यान से सुनना, का ग्राफ अब भी नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन होगा और m के जगह क्या है, जरा इसको अलग करके आप देखो तो क्या आएगा, log at इक्वल टू log a नॉट और ये आ जाएगा प्लस माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी, यही तो है, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप क्या है प्यारे बच्चों, ये है माइनस के अपॉन 2.30। तो ये इसमें स्लोप है अगर log 80 वर्सेस t है। अगर ln होता तो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर हाफ लाइफ टाइम इसमें पूछा जाए, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है प्यारे बच्चों, log 80 इक्वल टू log a नॉट माइनस के अपॉन 80 अपॉन 2.303, यही तो है, बोलो। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम इधर ले आए, के टी अपॉन 2.303 को इधर ले आए और इसको लिख दे log a नॉट माइनस log 80। सुनना ध्यान से, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। log m माइनस n क्या होता है, अगर हम log m माइनस log n लिखे तो इसको हम log m अपॉन n लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे log a नॉट बाई 80, log a नॉट बाई 80 और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा 2.303 log a नॉट बाई 80। हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a नॉट बाई 80। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो प्यारे बच्चों ये है। अब ए नॉट, क्योंकि आप देखो ए नॉट हमारा है क्या, ध्यान से देखना, ए नॉट हमारा क्या है, ए नॉट हमारा है, ए नॉट क्या है, ए नॉट को हमने ए लिख लिया है और 80 को ए माइनस एक्स लिखा है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ए नॉट के जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो जब इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का दिया हो, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर गिवन हो, हम इस फॉर्मूले का यूज करें। और अगर मान लो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसमें a की वैल्यू 100 ले लेनी है और x जितना परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है ले लेना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हाफ लाइफ टाइम का एक फॉर्मूला और आता है प्यारे बच्चों, तो हमारा रिलेशन क्या आया है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई 80। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए। तो हाफ लाइफ टाइम में टी के जगह टी हाफ रख दो तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 और ये हो जाएगा log ए नॉट, रिएक्टेंट शुरू में था और हाफ हो जाए कितने टाइम में हाफ हो जाए, जितने टाइम में हाफ होता है उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी 1/2 क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के और लॉग यहाँ पे ए नॉट है और ए नॉट और इंटू 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो टी हाफ क्या हो गया 2.303 अपॉन के लॉग 2। अब प्यारे बच्चों समझना, यहाँ पे जो है हमारा हाफ लाइफ टाइम टी हाफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अब प्यारे बच्चों अगर हम टी हाफ निकालना चाहे तो टी हाफ क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन के और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। इसको सॉल्व करोगे
तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के और जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट बाई के। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑर्डर से पूरा डेरिवेशन ध्यान में नहीं रखना है, डेरिवेशन हमने समझाने के लिए आपको बताया है। आपको बस एक ये ग्राफ याद रखना है, दूसरा ग्राफ लॉग वाला याद रखना है और तीसरा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला कब कब यूज करना है और चौथा हाफ लाइफ टाइम आपको याद रखना है 0.693 अपॉन के। तो एक शॉर्ट समरी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात हमने की। एक और पॉइंट है प्यारे बच्चों इसमें, और वो पॉइंट क्या है ध्यान से सुनना। वो पॉइंट ये है, किसी भी ऑर्डर के लिए फॉर एनथ ऑर्डर, फॉर एनथ ऑर्डर जो है कि जो है टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 के। ये ध्यान रखिए। अब होगा क्या, आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ आपसे पूछ लिया जाएगा। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में मान लो टाइम है और कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे टाइम और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, और आपसे ऐसा ग्राफ दिया गया और आपसे पूछा गया ऑर्डर क्या है। तो भाई इसका मतलब तो ये है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें अगर ये रिलेशन लाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या रखे कि आ जाए। देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 के, तो अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाना है, इसका मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन पे जो है में जो है n की वैल्यू 0 रखनी होगी। अगर हमने 0 रख दिया तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यही आ गया। तो अगर टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ दिया है और पूछा है ऑर्डर क्या है और ऐसा ग्राफ है, तो इसमें जो भी ग्राफ आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पे हमें ये इक्वेशन हमें पता है, y एक्सिस पे और x एक्सिस के बीच में ग्राफ है और ऐसा कर्व है, तो हमें पता है कि y इक्वल टू mx का ग्राफ है, हमें पता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, तो इसी रिलेशन से कि अगर ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यहाँ पे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होगा। और वो लाने के लिए इस इक्वेशन में हमें n कितने रखनी होगी, n की वैल्यू हमें 0 रखनी होगी। तो ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर का। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर है तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्यारे बच्चों फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें प्यारे बच्चों, तो फिजिकल स्टेट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो फिजिकल स्टेट है प्यारे बच्चों, फिजिकल स्टेट में सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा ऑर्डर इसमें होता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा गैस में होगा रिएक्शन, सबसे ज्यादा रिएक्शन की रेट गैस में होगी, देन लिक्विड, और उसके बाद सबसे कम किसमें, सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया। अगर हम कोयला का पाउडर ले तो उसकी बर्निंग ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू कोल स्टोन। तो कोल स्टोन में क्या है, फायर और जो कोल है उसका एरिया, एरिया का मतलब है एरिया ऑफ कांटेक्ट, वो कम होता है। जबकि पाउडर में, जो पाउडर है उसके हर पार्ट में एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें प्यारे बच्चों, तो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स बिकम्स ट्वाइस और एवरी 10 डिग्री रेंज इन टेम्परेचर, और ईच 10 डिग्री रेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ट्वाइस होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन है K2 अपॉन K1 इक्वल टू 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई 10।
अगर T2 माइनस T1 10 हुआ तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा और K2 ट्वाइस ऑफ K1 होगा। जैसा K बढ़ेगा वैसा रेट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना होता है हर 10 डिग्री के टेम्परेचर बढ़ने से। लेकिन अब बात ये है कि 10 डिग्री के अलावा अगर टेम्परेचर बढ़े तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसके लिए है आर्हेनियस इक्वेशन। के लिए समझते हैं क्या प्यारे बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताता है प्यारे बच्चों? इसको समझते हैं। देखो आर्हेनियस इक्वेशन कहता है A इक्वल टू पावर माइनस अपॉन आर। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। इक्वेशन में के हमारा क्या है प्यारे बच्चों? रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं या आर्हेनियस पैरामीटर। एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू जो है 2.7 होती है। वैल्यू होती है 2.7। आर है गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले में 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। और टी है टेम्परेचर, इसको केल्विन में लेना होता है। टी है टेम्परेचर, इसको हमें केल्विन में लेना होता है। अब हम बात करें अगर प्यारे बच्चों तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमने नहीं लिखा क्या है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन ये है प्यारे बच्चों, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड convert convert one molecule reactant into product। एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। ये आर्हेनियस इक्वेशन है K इक्वल टू A e की पावर माइनस ए अपॉन, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, मतलब नेचुरल लॉग का मतलब है ln मतलब लॉग। दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग ले ले तो लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई और यहाँ पे हो जाएगा ए ई की पावर माइनस ये अपॉन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ln है, लॉग बेस ई है और के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग, अब ध्यान से सुन, लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे लॉग ये एम है और ये एन है, प्लस लॉग बेस ई और ई की पावर माइनस ये अपॉन आर। यहाँ पे प्यारे बच्चों लॉग ई बेस की के को एल एन के लिख सकते हैं, इसको एल एन ए लिख सकते हैं। और ध्यान से सुनना, लॉग एम की पावर एन क्या होता है? लॉग एम की पावर एन, ध्यान रखो, लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम। तो इस फॉर्मूले से ये पावर जो है इधर आ जाएगा और ये पावर माइनस ये अपॉन आर टी आ गया और ये तुम्हारा लॉग ई बेस, लॉग ई बेस ई जो ये वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आई। अब एक ग्राफ तो यहीं पे प्लॉट कर लो। एल एन के की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी, ये ग्राफ यहाँ पे कर लो, एल एन के वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ। मतलब y एक्सिस पे ln k ले लो और x एक्सिस पे 1 बाई टी ले लो। ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमारे पास है ln k इक्वल टू ln a और प्लस इसको हम लिख देते हैं माइनस ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब इसमें अगर देखें तो ये y एक्सिस पे है, ये c है, ये m है और ये x है। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव है तो कर्व ऊपर से नीचे आएगा। ये पॉइंट क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू है ln a, और स्लोप क्या हो गया माइनस ये अपॉन आर। क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस ये अपॉन आर। अब इसको जो है एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये आया है कि ln k इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी, यही तो आया है। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ln x कहीं पे लिखा है और इसको हमें लॉग में बदलना है, तो 2.303 लगा देंगे तो ये लॉग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2.303 लॉग के, ये हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हमें इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो राइट हैंड साइड पे 2.303 कॉमन ले लो। अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। प्यारे बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो एक इक्वेशन आया लॉग के इक्वल टू लॉग ए इक्वल टू लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। लॉग के फॉर्म में ये इक्वेशन है। को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, लॉग ए प्लस तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ये अपॉन 0.303 आर इंटू 1 अब कंपेयर करो प्यारे बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ग्राफ जो पूछा जाता है वो लॉग के वर्सेस 1/t। अगर कंपेयर करोगे कि y एक्सिस पे लॉग के है और यहाँ 1/t है, देखो y, ये y है तुम्हारा, ये c है और ये m है और ये x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लगाओगे तो स्लोप नेगेटिव है, कर्व ऊपर से नीचे आएगा। इंटरसेप्ट कितना है लॉग ए, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई लॉग ए, और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप इंपॉर्टेंट है, स्लोप पे सवाल पूछा जाता है। आपसे बोल देगा कि जो है अगर स्लोप यहाँ पे माइनस ई अपॉन 2.303 आर, माइनस ई अपॉन 2.303 आर इक्वल टू जो स्लोप दिया होगा वो कर दोगे, आर की वैल्यू रख दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझा देते हैं आपको। मान लो इफ इफ K1 रेट कांस्टेंट, K1 रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, K2 रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2, T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 0.303 आर, और यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा और इसमें टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये रखनी। तो एक ये फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल बनता है। अरे बच्चों ये आर्हेनियस इक्वेशन था। आर्हेनियस इक्वेशन में अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला है log A2/K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर और T2 माइनस T1 अपॉन T1 टू। ये तीनों फॉर्मूले आर्हेनियस इक्वेशन में आपको याद रखना है। ये सब क्या है, K1 K2 T1 T2 ये सब हम आपको बता चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और ग्राफ ln K वर्सेस 1/t ये ग्राफ, और log K वर्सेस 1/t ये ग्राफ, और इनका स्लोप, क्योंकि स्लोप पे सवाल पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों अगर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो है कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें प्यारे बच्चों तो कैटलिस्ट क्या होता है,
कैटलिस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बदल दे बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए। सब्सटेंस सब्सटेंस change the rate of reaction change the rate of reaction without involving in the reaction without involving in the reaction is called without involving in the reaction is called कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन के रेट को बदल दे उसको कैटलिस्ट में है। अगर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को कोई कैटलिस्ट इंक्रीज करता है तो उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कोई भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है तो उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। इसी को पॉइजनस कैटलिस्ट या इनहिबिटर बोलते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, वो क्या कर देगा प्यारे बच्चों? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। किसी भी रिएक्शन अगर प्यारे बच्चों अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से सुनना, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, इसमें वाई एक्सिस पे हमारा एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे प्यारे बच्चों, तो ग्राफ कैसा आएगा ध्यान से देखना। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी, और रिएक्टेंट की एनर्जी से ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। यहाँ पे रिएक्टेंट का ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी थी और इतना आपने सप्लाई किया रिएक्शन होने के लिए, तो यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का है। अब प्यारे बच्चों मान लो ये एक्टिवेशन है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तो ये है अगर आपका विदाउट कैटलिस्ट है, मतलब जब कैटलिस्ट तुमने नहीं यूज किया तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। जैसे ही तुम कैटलिस्ट यूज करोगे तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हो गई ना, पहले इतनी ज्यादा एनर्जी थी, अब इतनी ही एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ध्यान से सुनना, अगर एक बच्चा जो है हमारा रिएक्टेंट है और टीचर कैटलिस्ट है, तो टीचर क्या करता है, किसी चीज को आसानी से पढ़ा दे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, बच्चा जल्दी समझ जाएगा। और मान लो कोई टीचर आसान चीज को भी बहुत डिफिकल्ट वे में समझाए, तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई और बच्चा समझ नहीं पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, देर से होगा। मतलब अगर प्यारे बच्चों पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये था आपका कैटलिस्ट। अरे बच्चों वो कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो उनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। और ऐसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट का एग्जांपल पूछा जाता है एंजाइम। एंजाइम क्या है, हमारा एक बायो कैटलिस्ट है जो कीलॉक सिस्टम पे काम करता है। कीलॉक सिस्टम का मतलब है कि एंजाइम कैटलिस्ट एक रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट यूज होगा। तो ये था कैटलिस्ट से रिलेटेड पॉइंट। अब लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम फॉर्मूले को समराइज करें प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी बी प्लस डी, तो रेसिप्रोकल लॉ के हिसाब से माइनस डी ए बाई डी टी 1/a इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी 1/b इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी 1/c इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी इंटू 1/d, और ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों,
रेट लॉ एक्सप्रेशन आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स की पावर वाई। दूसरा पॉइंट जो नोटिस करने वाला है कि ऑर्डर क्या-क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 हो सकता है और ऑर्डर जो है x प्लस वाई के बराबर होता है। चौथा फॉर्मूला रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। यूनिट ऑफ के क्या होता है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। पांचवा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, पांचवा फॉर्मूला याद रखना है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो है ए नॉट या आर नॉट अपॉन टू के। ए नॉट या आर नॉट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद सिक्स फॉर्मूला जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, सिक्स फॉर्मूला है ये है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और इसी में ये जब इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो ये फॉर्मूला, और अगर परसेंटेज दिया है तो 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए 100 ले लेना है और एक्स जो परसेंटेज दिया है वो ले लेना है। टी में तो आपका टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ टाइम 0.69 अपॉन ए। अब बात कर लेते हैं सेवेंथ फॉर्मूले की। सेवेंथ फॉर्मूले में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला पहले लिखना था, मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, ए इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला भी जीरो ऑर्डर के लिए आपको ध्यान में रखना है। आठवां फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है और इसी में नाइन्थ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। और इसके बाद टेंथ फॉर्मूला है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। और 11th फॉर्मूला क्या है कि log k2 by k1, log k2 by k1 EA अपॉन 2.303 r t2 minus t1 अपॉन t1 t2। और 12th फॉर्मूला क्या है, k2 by k1, k2 by k1 12th फॉर्मूला है k2 by k1 2 की पावर t2 minus t1। यानी बच्चों ये 12 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में और ये इसकी समरी है। तो यारे बच्चों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे लाइव सेशन से भी जुड़िएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके प्रिपरेशन के लिए हर संभव मैं प्रयास करूंगा जिससे आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।